to all of you. I've been asked to speak on this topic of various dangers of Sangh terror. I was thinking about this topic, although I don't have much time to think, because right now in the campus we are facing a lot of difficulties. Our campus is being turned into one massive prison. I will talk about that briefly. What is it that is the biggest danger of the Sangh? I feel sometimes that the biggest danger is that they alternate between being stupid and between being very intelligent. When we saw the whole JNU episode unfold, उस वक्त में आप देखते हैं कि किस तरह से पूरे टीवी में चलाया गया कि ये लोग आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, वीडियोस को मॉर्फ किया गया, ये सब कुछ किया गया. उस वक्त लगा कि हाँ शायद बहुत खतरनाक है संघ, लेकिन फिर उन्होंने एक they went overboard. वो यही करते करते they went overboard and they started arresting people, and they arrested Kanhaiya, and that was when we felt that they are very stupid. And after that इस तरह से आप लोग देखते हैं कि उनके स्टेटमेंट्स आते हैं बार बार. उनकी जो यूपी महिला मोर्चा की चीफ है वो कहती है कि दलित तो हमारी जूती साफ करते थे, आजकल हमारे सर पे नाचते हैं, उनको बाहर किया जाता है. उसके बाद उनके कोई और व्यक्ति स्टेटमेंट देते हैं मायावती के बारे में, जिसको मैं रिपीट भी नहीं करना चाहती हूँ, इतना घटिया स्टेटमेंट है. उस वक्त आपको लगता है कि ये लोग कितने स्टूपिड हैं, लेकिन उसके बाद में सबको शॉक कर देने, सबको हैरान कर देने वाली घटना होती है. प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं कि इन लोगों को दे आर नॉट द लाइसेंस्ड गौ रक्षक, वी आर द लाइसेंस्ड, मैं लाइसेंस्ड गौ रक्षक हूँ, मुझे मारो, उन लोगों को मत मारो. That kind of thing he says, and then you feel that oh, now they are playing it smart, and that I think is the biggest danger of the Sangh. For a long time, many of us didn't actually think that Narendra Modi could come to power. हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त थे जो मजाक में इस बात को बोलते थे कि भाई अगर प्रधानमंत्री मोदी बन गया तो मैं देश छोड़ दूंगा, इस टाइप की बातें करते थे. लेकिन एक्चुअली में किसी ने देश नहीं छोड़ा, सब लोग यहीं पर हैं, और आज ये रियलिटी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है. ऐसे भी लोग बोलते थे. हम लोग उनको बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं. जब वो अपनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं तो उस वक्त हम लोग उनको बहुत हल्के में ले लेते हैं, हम उन पे हंसते हैं, और हम थोड़े से कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ यार अब तो इनका अंत आ गया, ये लोग तो अब खुद ही गिर जाएंगे, ये टॉपल कर देंगे खुद ही अपने आप को. लेकिन वो जो हमारा टाइम होता है जिसमें हम लोग खुश होते हैं, जिसमें हम लोग अपने मूवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं और उनकी बेवकूफ़ी को सेलिब्रेट करते हैं, उस टाइम पे वो बहुत ख़तरनाक चीज़ें जो है वो कर लेते हैं. अब अगर आप जेएनयू का ही इंसिडेंट देखिए, जेएनयू में क्या हो रहा है. पहले कन्हैया को अरेस्ट किया गया, उमर अनिरबान को अरेस्ट किया गया, एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला जेएनयू के अंदर, और जिसको हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं. माने हज़ारों लोग जो हैं वो कई दिन तक वो लोग क्लास नहीं गए, कई दिन तक स्टूडेंट टीचर सब लोग जो हैं प्रशासन भवन पर बैठे रहे और वहाँ पर अपना मूवमेंट चलाया. हम लोग बेशक इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसके बीच में अगर आप देखें, अगर हम गिनवाना शुरू करें, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से कैंपस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ, मेरे सारे एग्जाम्पल्स वहीं से होंगे. हमारे जो जेएनयू के टीचर्स हैं वो अपनी टिप्पणी हर चीज़ पे देते थे, चाहे वो बजट हो या चाहे कोई भी चीज़ हो. उस पर वो रोज़ शाम को जो है टीवी में आपको दिख जाते, किसी भी चैनल का जो लाइव शो है वो चल रहा होगा, और उनके घर पे ओबी वैन होगी, वो अपने घर पे बैठकर, क्योंकि जेएनयू में हम लोग मानते हैं कि हम लोग बहुत बढ़िया रिसर्च प्रोड्यूस करते हैं, हमारा बहुत बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू है और वो जाना चाहिए लार्जर पब्लिक की तरफ. तो आपको दिखता था कि वो लोग अपने घर पे बैठ के जो है टिप्पणी करते थे जो सभी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर. लेकिन 12 फरवरी को जिस दिन कन्हैया का अरेस्ट होता है, उस दिन एडवाइजरी आती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आज के बाद ओबी वैन कैंपस में अंदर नहीं आएगी, और उसके बाद से ओबी वैन कैंपस में अंदर नहीं आई है. हालांकि कैमराज को अलाउ किया जाता है, लेकिन कैमराज जब शूटिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर भी जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो जाएंगे और आपसे कहेंगे क्यों शूटिंग कर रहे हो, किससे परमिशन लेके शूटिंग कर रहे हो. ये सब कुछ जेएनयू में कभी नहीं होता था. इसी तरह से आज मुझे पता चला कि वहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम लगाया जा रहा है. एक ऐसा कैंपस जहाँ पे एक्चुअली में कोई अटेंडेंस सिस्टम है नहीं स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर आप क्लास इसलिए आते हैं क्योंकि आपके टीचर्स इतने बढ़िया पढ़ाते हैं कि आपको अटेंडेंस रजिस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती. लोग अपने आप से डीयू से लोग आ जाते हैं वहाँ क्लास करने के लिए. वहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाया जा रहा है. इसी तरह से धीरे धीरे सब जगह जगह कर्ब्स लगाए जा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है. जहाँ आपको एक सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ 10 सिग्नेचर कराने पड़ते हैं. ये सारी चीज़ें हो रही हैं. एंड वाइल वी आर सेलिब्रेटिंग आवर मूवमेंट, दे आर ब्रिंगिंग इंस्टीट्यूशनल डिके. और ये जो इंस्टीट्यूशनल डिके है ये चलेगा.
आप ये बात को देख लीजिए कि 12 फरवरी से अभी तक हम लोग यही नहीं कर पाए हैं कि अपना जो कैंपस है उसमें ओबी वैन का जो है हम लोग एंट्री शुरुआत करा दें। ऐसे कई सारी एग्जाम्पल्स हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें, अभी जब हम लोग इस मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एक लार्जर यूनिटी फॉर्म हुई है, लोग साथ में आए हैं, लेफ्ट लिबरल सब लोग साथ में आए हैं, उस टाइम पे संघ जो है अपना काम कर रहा है। तो एक जो वर्ड ऑफ कॉशन है कि कल को मान लीजिए अगर संघ की सरकार खत्म हो जाती है, नरेंद्र मोदी जो 2019 में लग रहा है कि वापस नहीं आएंगे, उसके बाद भी संघ काम करना बंद नहीं करेगा। आप चाहे 5 साल किसी और की सरकार रहे, 10 साल किसी और की सरकार, संघ काम करना बंद नहीं करेगा। वो लोग अंदर अंदर से काम कर रहे हैं और अंदर अंदर से सभी इंस्टीट्यूशंस को वो खोखला कर रहे हैं। वो आपकी जुडिशरी हो, संकल्प नाम का एक इनिशिएटिव है आरएसएस का, जहाँ से वो यूपीएससी के लिए तैयार करते हैं बच्चों को और वो वहाँ से ट्रेनिंग देते हैं और कई सारे लोग वहाँ से सिलेक्ट भी होते हैं। इसी तरह के उनके कई सारे इनिशिएटिव्स हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा जो आगे सोचना पड़ेगा वो इसमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे इस यूनिटी को कंसोलिडेट कर पाएँ और किस तरह से हम लोग जो है मतलब एक फ्रंट बना सकते हैं। हम लोग एक फ्रंट बना सकते हैं, कई सारे मल्टीपल फ्रंट्स बना सकते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करे, जहाँ पर आपका मेन मुद्दा ये ना हो कि आपको अपने पार्टी का रिक्रूटमेंट वहाँ से करना है, लेकिन किस तरह से हम ये जो जॉइंट इनिशिएटिव्स, ये जैसा जो एक स्पेस है, मतलब अभी जो हम लोगों को स्पेस प्रोवाइड हुआ है, ये ऐसा एक स्पेस हो सकता है। मैं कुछ दिन पहले एक डिस्कशन में गई थी, जामिया कलेक्टिव ने एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया था कश्मीर के ऊपर, वहाँ पे मैं गई थी एंड आई फाउंड इट अ very peaceful space, very good space where everyone could put up their views. वहाँ पे कुछ लोग आए, उन्होंने contrary view भी रखा, no problem, everyone is discussing. Before I finish, I just want to point out one thing that I have wanted to say for a while. I think that rather than being silent about what is happening in Kashmir right now, for example, I think that we need to speak more about Kashmir. And many people will feel that this is a polarizing issue, we should not focus on this. But I feel, and anyone can differ with me, that it is increasingly important for people sitting here to know what is happening in Kashmir, because that is exactly what will be done here. And it has been already normalized in Kashmir, and then it will be normalized here, and we'll not be able to do anything, we'll not be able to lift a finger. What are these various things about Kashmir that we need to understand? Let me not count the negatives first, because always when you say Kashmir, there is something negative that comes in your mind. Let me count the positives. We have had a socialist history in Kashmir. We have had the most successful land reforms. This is omitted from the pages of history, no one wants to talk about it. And some time back I had written a post in which I actually said that, forget Burhan Wani. Burhan Wani is a very easy example. Burhan Wani can be very easily demonized, he can be very easily dealt with. But what did the Indian state do to Sheikh Abdullah? That is very important for us to understand, because that is exactly what is being done in India right now. Sheikh Abdullah was a socialist. He did radical land reforms, radical educational reforms, due to which girls in Kashmir are educated today and we are quite emancipated. And not just that. In the New Kashmir Manifesto that came out during his rule, it was written that the domestic labor of women will be recognized as labor. It was that progressive, and how this has been by subversion of democracy at every step, by suppression of every democratic institution, every democratic process, be it election or be it the formation of parties, everything was suppressed. And what we have to understand is that even today, if you see, what is cooked in Umar Abdullah's home is pretty much what is cooked in my home. So we have a general level of equality, okay? Because that is because of those socialist reforms that were brought in at that time. We need to understand that also. And that is when we will need to understand why it is under attack, why Kashmir is under attack, and why it suits the Indian government to have an Islamization there. How did the Islamization happen there? We need to understand all of these things. Kanhaiya mentioned one point in his speech which I would like to draw upon. He said that if someone is killed in a riot, it is possible, though he was more certain about it, I'm less certain about it. He said that it's possible that his son might become a fundamentalist. I mean, we have seen this being negated in Akhlaq's case, because Akhlaq's son is in the Indian Air Force and he loves his country a lot. And that's besides the point, but there is always a possibility of pushing people towards communalism, of pushing people towards fundamentalism, and that process has been perfected by India. The Indian state, be it whichever government, ABC government, XYZ government, they have perfected this process in Kashmir, and it is more and more it is being pushed right now. I mean, I actually
think that Kashmiri people are very patient and very non-violent, that they are peacefully protesting. They are actually having a mass resistance and, you know, not picking up arms, unlike what happened in 1990. In 1990, the insurgency was popular and many people had taken up arms. Today, you don't have more than 100 armed militants there. I think, on the contrary, that Kashmiri people are very, very patient. But now here are the negative things that we need to understand about Kashmir. Number one is reducing movements to some petty issue. For example, when there was a mass movement going on there, okay, against the killings, against the pellet guns, etc., etc., at that time, what did the media report? The media did not report anything. They only reported कि कश्मीर में जो है अमरनाथ यात्रियों को रोका जा रहा है, which was completely false. ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ था. In fact, people facilitated the अमरनाथ यात्रा there. और यहाँ पे हमारे मीडिया में क्या रिपोर्ट हुआ कि कश्मीर में जो है अमरनाथ यात्रा को रोका जा रहा है. ठीक इसी तरह से आज अगर हम देखें किस तरह से मूवमेंट्स को डिफेम किया जाता है, ये हम अपने यहाँ भी देखते हैं. हमने जब जेएनयू में मूवमेंट चलाया तो उसको बोलते रहते हैं हाँ ये तो सब लोग अफजल के समर्थक हैं, ये तो अफजल के समर्थन में मूवमेंट चला रहे हैं. इस तरह की बातें जो है हमेशा रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी. जो दूसरी चीज़ है वो है इम्प्यूनिटी. जिस इम्प्यूनिटी के साथ में, जिस बेशर्मी के साथ में कश्मीर में आप लोग देखते हैं, आफ्सपा तो एक चीज़ हो गई कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, वहाँ पे इस प्रोसेस को किया गया है कि ठीक है लोगों को रेप करना ठीक है, लोगों को मारना ठीक है, लूट मचाना ठीक है. यहाँ पे भी वो किया जा सकता है और यहाँ पे वो बिना आफ्सपा लगाए किया जा सकता है. आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सुभाष गाताड़ी जी ने पानसारे का नाम लिया, कलबुर्गी का नाम लिया. इम्प्यूनिटी ही है, क्या है, सबको पता है किसने मारा, लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं. तो इसलिए हमारे लिए कश्मीर को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वही प्रोसेस यहाँ पे किया जा रहा है. आखिरी चीज़ जो है वो है प्रोपेगेंडा. आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, कश्मीर में अगर आप बड़े होते हैं और आपके सामने सब कुछ हो रहा है, आपके सामने हत्याएं हो रही हैं, आपके सामने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, तब भी आपको बोला जाएगा कि सब कुछ नॉर्मल है. दूरदर्शन का एक न्यूज़ चैनल आएगा जो सरकारी वर्जन को बोलेगा कि हाँ हाँ सब कुछ नॉर्मल है, बहुत अच्छा चल रहा है, भारत चमक रहा है, और इस तरह से आपको बोला जाएगा. वही चीज़ हम लोग आज देखते हैं. पूरा मीडिया बिक चुका है. जो अल्टरनेटिव मीडिया है, मैं ऑफकोर्स उसको एक्सक्लूड कर रही हूँ, या जो कॉर्पोरेट मीडिया में भी जो लोग थोड़ा सा साहस दिखा रहे हैं उनको छोड़ करके मैं बात कर रही हूँ. जनरली आपका पूरा जो मीडिया है वो एम्बेडेड है, और को एक्चुअली में जो लोगों का वर्शन है वो तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. आप लोग और हम लोग जो बातें करते हैं एक रूम में बैठकर, ये कहीं पर भी आपको मीडिया में दिखेंगे नहीं. इन चीज़ों को हम लोगों को समझना ज़रूरी है. और मुझे लगता है कि आज ये कंपैरिजन मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि आज जेएनयू कैंपस, जहाँ पे हम लोग आज़ादी के लिए नारा लगाते हैं और आज़ादी को एंजॉय करते हैं, हर तरह से, हर तरह की आज़ादी को एंजॉय करते हैं, उसको आज जेल बना दिया जा रहा है. और मुझे लगता है ये अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं बोलेंगे, अगर हम लोग थोड़ा और अपने एनवेलप को पुश नहीं करेंगे और इन चीज़ों पर नहीं बोलेंगे, ये जो हत्या का नॉर्मलाइजेशन है, स्टेट टेरर का नॉर्मलाइजेशन है, मीडिया गैग का नॉर्मलाइजेशन है, अगर हम लोग इस पर नहीं बोलेंगे, दिस विल बिकम द रियलिटी ऑफ entire India pretty soon, I feel. So that is why I feel that we need to speak about these things. Thank you.